अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान अक्सर सलीम। तो जैसा कि आप मेरे साथ देख सकते हैं, एक नामवर शख्सियत मौजूद है जिन्होंने अपने करियर का स्टार्ट ज़ीरो से किया। अहमद रज़ा इनका नाम है और ये एक मोटिवेशनल स्पीकर्स भी हैं। और इन्होंने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की, ये कैसे लोगों को मोटिवेट करते हैं, हम इनसे बात करते हैं और इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि इतनी कम एज में इतनी तरक्कियाँ, इतनी बुलंदियाँ कैसे हासिल की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो थैंक यू, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया और आपने हमें बुलाया इंटरव्यू के लिए। और दूसरी बात मुझे ये बताएं कि आपने इतनी कम एज में और इतना सारे काम कैसे आपने किए। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया बोलता हूँ कि आपने ये अपॉर्चुनिटी हमें दी। एक बात मैं हमेशा से जानता हूँ, समझता हूँ और मेरे जहन में रही है कि इस कायनात में कोई भी इंसान है वो जो बेकार पैदा नहीं किया गया। अल्लाह ताला ने उसके अंदर कोई ना कोई टैलेंट रखा है, कोई ना कोई यूनिकनेस रखी है। बल्कि मैं इसे यूँ कहता हूँ कि जब आप अपना इनर पोटेंशियल डिस्कवर कर लेते हो तो मैं इसे कहता हूँ कि ये आपका सेकंड जन्म है। यानी आपकी ये डिस्कवरी ऐसे ही है जैसे एक दफ़ा दोबारा अल्लाह ताला ने आपको जन्म दे दिया है। तो मुझे बड़ी अर्ली एज में ये डिस्कवरी हो गई थी कि मैं किसी और पोटेंशियल के लिए पैदा हुआ, मेरा पर्पज़ कोई और है। और वह पर्पज़ बड़ी अर्ली एज में मैंने डिस्कवर कर लिया था। मुझे पता था कि मैं दूसरों को इंस्पायर करने के लिए पैदा हूँ, मैं स्पीकर पैदा हुआ हूँ, मैं डिलीवर कर सकता हूँ, मैं कम्युनिकेशन कर सकता हूँ, मैं लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। तो जैसे ये डिस्कवर हुआ तो मैं दाएं बाएं भटका कुछ अरसे के लिए। मैंने बहुत जगहों पे कोशिश की, लेकिन मुझे वहाँ से फिर खटका हो जाता था कि ये काम आपके लिए नहीं है। ऐसे करते करते बहुत जल्दी मैं ट्रैक पे आ गया और जैसे ही मैं ट्रैक पे आ गया तो फिर मैंने दाएं बाएं नहीं देखा, अपनी मंजिल पे नज़र रखी और उसकी तरफ चलना शुरू कर दिया। किस एज में आपने ये स्टार्ट किया प्रोसेस? अच्छा, जब मैं कॉलेज लेवल पे था तब मेरे अंदर ये था कि मैं कुछ बड़े काम के लिए पैदा हुआ हूँ। जब मैं इंटर में एडमिशन मैंने लिया और मैं तब से ही कहना शुरू हो गया था कि मैं कुछ बड़े मकसद के लिए पैदा हुआ हूँ, मैंने कंट्रीब्यूट करना है सोसाइटी में, मैंने कुछ जो इस मार्केट में, इस सोसाइटी में, इस पाकिस्तान में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट डाल के जाना है। तो आप यूँ कह लें कि जब कॉलेज लाइफ में था तो तब मेरे अंदर से कुछ आवाज़ें आती थी, लेकिन वो आवाज़ें इतनी वाजिया नहीं थी। जैसे जैसे टाइम पास होता गया, स्ट्रगल करते गए, कोशिश करते गए, तो अल्लाह ताला ने वो रास्ते जो थे, वो हिडन रास्ते, वो वाजिया करता गया, वो खोलता गया। और आज मुझे अगर आप मुझसे पूछें कि 10 साल बाद आप कहाँ जाना चाहते हैं, मुझे बिल्कुल वाजिया और क्लियर है। 5 साल बाद कहाँ होंगे, क्या कर रहे होंगे, कैसी लाइफ होगी, उस लाइफ का स्टाइल क्या होगा, कैसे हमसाए होंगे, कैसी गाड़ी होगी, तो एवरीथिंग इज़ क्लियर। आपने पहले से वो चीज़ें प्लान करके रखी हुई हैं। हाँ, तो आपको कुछ भी सोचने का, बनाने का ज़रूरत ही नहीं है, ना ही किसी के पीछे भागने की ज़रूरत है। मेरी नज़र में अगर एक बड़ा इंसान है तो वो अपने अगले 10 साल, 20 साल, 50 साल प्री प्लान होगा। और मैं ये कहता हूँ कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई गोल नहीं है तो आप ज़िंदगी यूज़लेस गुजार रहे हो और आप कहीं नहीं पहुँचने वाले। आप 5, 10, 15, 20 साल सफ़र करने के बाद भी आप जब अपने आप को देखोगे तो शायद आप उसी सर्कल में आप घूम घूम के वहीं आके खड़े हो। ना आपकी कोई डेस्टिनेशन होगी, ना कोई आपकी मंजिल होगी और ना किसी मंजिल को आपने अचीव किया होगा। लेकिन जब आपने वाजिया को टारगेट सेट कर लिया, उस टारगेट पर जाने के लिए, उस पर चलने के लिए इवन कि आपको हज़ारों मुश्किलात आएंगी। आप इस रियलिटी से आप इनकार नहीं कर सकते कि वहाँ फेलियर नहीं आने, वहाँ रिजेक्शन नहीं होनी, वहाँ नाउम्मीदी नहीं होनी, वहाँ लोगों ने आपकी लेग पुलिंग नहीं करनी, वहाँ लोगों ने आपको डिसपॉइंट नहीं करना, ये सब कुछ होगा। लेकिन अगर आपके पास वाजिया तय्युन मकासद नहीं है ना, तो आप यूज़लेस लाइफ गुजार रहे हो, आप कहीं नहीं पहुंचने वाले। आपको इवन के छोटी छोटी आपकी लाइफ की जो डिज़ायर्स हैं उनका भी पता होना चाहिए। और यहाँ तक कि इतना क्लियर पता होना चाहिए कि अगर कोई आपसे पूछे कि 5 साल बाद आप इस दिन इस टाइम क्या कर रहे होंगे, तो आप अपने ऊपर बिलीव के साथ, मैं ये कहता हूँ कि ये बिलीव सिस्टम है, अगर बिलीव पुख्ता है तो यकीन जानिए कि 5 साल बाद आप उसी टाइम, ये रियलिटी गुजर चुकी है। बहुत से कामयाब लोग ये कर चुके हैं। ये मैं कोई ऐसी बात नहीं जो अनरियलिस्टिक है, ये बहुत से कामयाब लोग ये काम कर चुके हैं, वो प्रूव कर चुके हैं कि जब वो इमेजिन करते हैं, जब वो विजुअलाइज करते हैं बिलीफ के साथ, यकीन के साथ, तो उस टाइम, उस सर्टेन टाइम पे वो अचीव कर जाते हैं। बिल्कुल, आपकी टॉकिंग से मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आप ना एक बेंच पे खड़े हैं और मैं सामने पब्लिक में बैठी हुई हूँ और आपकी स्पीच सुन रही हूँ और इससे सीखने को मिलती हैं चीज़ें। आपकी ज़िंदगी का गोल जो था वो पूरा हो गया क्या? अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें अब ये कह लें कुछ अचीवमेंट हो गई है, लेकिन कुछ आगे टाइम के साथ साथ अब मज़ीद आप क्या करना चाह रहे हैं?
मैं ये चाहता हूँ कि मैंने 1 करोड़ पाकिस्तान जवानों को, यंगस्टर को, इंसानों को मैंने इंस्पायर करने हैं, उनकी ज़िंदगियों में वैल्यू एडिशन करनी है, उनकी ज़िंदगियों के गोल सेट करवाने हैं, उन्हें बताना है कि तुम कर सकते हो, उन्हें बताना है कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, उन्हें बताना है कि ये जो तुम्हें बताया गया कि तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं है, तुम्हें बताया गया यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अपॉर्चुनिटीज़ होती नहीं है, क्रिएट की जाती हैं। रिसोर्स होते नहीं है, रिसोर्स क्रिएट किए जाते हैं। अगर लोग कह रहे हैं कुछ भी नहीं है, लोग कह रहे हैं यहाँ डिसपॉइंटमेंट है, लोग कह रहे हैं यहाँ नाउमीदी है, तो मैं ये कह रहा हूँ कोई एक पर्सन ऐसा होना चाहिए जो कह रहा हो यहाँ सब कुछ है, यहाँ पॉसिबिलिटीज़ भी हैं, यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। लेकिन लीडर जब पैदा होता है तो वो क्राइसिस में ही होता है ना। एक लीडरशिप की क्रिएशन क्राइसिस करती हैं, मुश्किलात करती हैं, परेशानियाँ करती हैं। अगर आप कंफर्ट जोन में हो तो आप तो बड़े इंसान नहीं बन सकते। तो बल्कि मैं कहता हूँ इसको अल्लाह की ब्लेसिंग के तौर पर लेना चाहिए कि जब आप क्राइसिस में आ गए तो ये अल्लाह की ब्लेसिंग है। कुछ लोग तो ऐसे भी कंफ्यूज हो जाते हैं ना, अगर मैं कुछ काम करने जा रही हूँ तो लोग मुझे पीछे से रोकने वाले 10 लोग आ जाएंगे कि या आप ये काम कर रही हो तो ये बेटर नहीं है, आप ये करें, मतलब बुरे की तरफ धकेलते हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, बहुत से लोग जब आप इस रास्ते पे जो टिपिकल सोच लोगों के माइंड में डालते हैं, उनके हवाले से आप कैसे उनको मोटिवेट करते हैं, कैसे समझाते हैं कि आप इन लोगों को छोड़ के आप जो आपका गोल है, जो आपका मकसद है, आप उस पर काम करें। आपको कोई मंजिल नज़र नहीं आ रही लेकिन आपको मंजिल मिल सकती है। अच्छा, मैं इस पर यह कहता हूँ कि जब आप किसी बड़े मंजिल की तयन में निकलते हैं और आप कोई रास्ता इंतखाब करते हैं तो सबसे पहले अपने दिल से पूछिए कि क्या रास्ता आपके लिए है, क्या इस रास्ते में आप बड़ी से बड़ी सेक्रीफाइस कर सकते हो, क्या इस रास्ते में सब कुछ दांव पे लगा सकते हो, क्या इस रास्ते में आपको इनर सुकून मिलता है, क्या इस रास्ते में आप जब पीछे मुड़ के देखोगे तो अपने आप को मुतमिन पाओगे, क्या इस रास्ते पे चलते हुए जब आपको मौत आती है तो आप कोई रिग्रेट के साथ दुनिया को अलविदा नहीं कहोगे। तो फिर लोगों की परवाह छोड़ दें। इन सारे सवालों के जवाब अगर आपके पास हैं और क्लियर हैं तो फिर लोगों की परवाह छोड़ दें, क्योंकि कोई भी नाकाम इंसान आपको कामयाब नहीं देखेगा और ना देखना चाहता है, क्योंकि वो लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ी अचीवमेंट नहीं कर पाए, कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाए, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं, तो वो अपनी फीलिंग, अपने फेलियर को आपके ऊपर अप्लाई करेंगे। हम नहीं कर पाए, ये नहीं कर सकते, ये नामुमकिन है, ये मुश्किलात हैं। हाँ, अगर तो इसमें एक और चीज़ भी है, पॉजिटिव वे भी है। अगर वो इंसान उस रास्ते में बहुत बड़ा अचीवमेंट कर चुका है, कुछ गोल अचीव कर चुका है, कुछ कामयाबी समेट चुका है, फिर आप उसकी बात को सुनो और अपने प्लान को नज़रसानी करो, उसकी स्ट्रेटजी चेंज करो। मैं कहता हूँ गोल चेंज नहीं करने, रास्ता चेंज करना है। अपनी मंजिल चेंज नहीं करनी, मंजिल पर चलने के वे चेंज करने हैं। तो अगर वो उस रास्ते में पहले कुछ अचीवमेंट कर चुका है तो उसकी बात को सुनो, उससे सीखो, उससे लो, उसे पॉजिटिव वे में देखो। लेकिन वो बंदा जो ज़िंदगी में कुछ भी अचीव नहीं कर पाया, वो आके मशवरे दे रहा है, वो आके आपकी लेग पुलिंग कर रहा है, वो आपको डीमोटिवेट कर रहा है, तो मेरे ख्याल में ऐसे लोगों की तरफ से अपने कान बंद कर लेने चाहिए। तो अभी तक आप जितने भी लोगों को बताते हैं, चीज़ें करते हैं, उनमें से आपको कोई ऐसा बंदा लगा हो कि ये बंदा जो है ना मेरी समझ से बाहर है, उस बंदे को समझाना, उसको अचीव करना, वो सबसे टफ चीज़ आपकी लाइफ में कोई ना तो कोई ऐसा होगा कि जो आपको लगा हो कि ये बंदा यार मुझसे भारी है? अगर इस सवाल को मैं थोड़ा सा चेंज करके अगर कहूँ कि आप ये अगर पूछती कि जब आप लोगों को इंस्पायर करने की बात करते हैं, मोटिवेट करने के बाद कोई ऐसा इंसान मिला हो जो सीखने के लिए टोटली आमादा हो, मोटिवेट हो, लेकिन उसको समझ नहीं आ रही होती, तो बज़ ऐसे भी होता है। हार्डली जो मेरी ऑब्जर्वेशन रही है लोगों के साथ कि हार्डली 1% लोग विलिंग होते हैं सीखने के लिए। बहुत हार्श रियलिटी है। आप यूँ कहें 99% लोगों के माइंड फिक्स माइंड सेट है। वो एक नज़र के साथ दुनिया को देख रहे हैं, एक नज़र के साथ अपने एक्सपीरियंस को देख रहे हैं, सोसाइटी के एक्सपीरियंस को देख रहे हैं, पेरेंट्स के एक्सपीरियंस को देख रहे हैं। वो उन्होंने एक इमेजिनेशन में एक तस्वीर बनाई हुई है। अब उस इमेजिनेशन को आप जाके तोड़ना चाहते हो, उस ग्लासेस को उतारना चाहते हो, तो वो बड़ा मुश्किल है। हार्डली मैंने देखा कि 1% लोग विलिंग है आपकी बात सुनने के लिए, 1% वो चश्मा उतारने के लिए तैयार हैं, 1% चेंज होने के लिए तैयार हैं, 1% अपनी ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड करने के लिए तैयार हैं। 99% लोग अपने उस चश्मे को उतारने के लिए तैयार नहीं हैं और आप बाद का डीमोटिवेट भी हो जाएंगे, डिसपॉइंट भी हो जाएंगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब आप लोगों की परवाह छोड़ दोगे और आप जिस अपनी साइड पे देखोगे मैंने अपना 100% देना है, वो लेने वाला लेता है या नहीं लेता, तो आई थिंक
तो सवाल आपका ये था, तो उसमें मैं ये कहूँगा कि लेने वाला शायद 1% है और ना लेने वाले तकरीबन 99%। 99%। तो इसमें आपका जो ज़हन पे कोई दबाव भी होता है, इन चीज़ों को लेके शिकार हो जाते हैं कुछ लोग, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और अपनी चीज़ों को लेके मतलब एक जगह पे रह के सोच रहे होते हैं कि मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं अपनी लाइफ को लेके? वो मैं कहता हूँ कि डिप्रेशन, हर 3 में से 2 लोग डिप्रेशन का शिकार हैं। इवन कि अब अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो हमारा कोई मैट्रिक और इंटर और इवन के मिडिल क्लास और इससे भी छोटी एज के बच्चे डिप्रेशन में चले गए। और डिप्रेशन की डेफिनेशन भी हमने चेंज कर दी है। इवन कि डिप्रेशन इस हद तक चला गया कि हर तीसरे बंदे को सुसाइड के थॉट्स आते हैं। अगर आपके सुसाइड के थॉट्स आपके अंदर पैदा हो रहे हैं तो इसका मतलब आप डिप्रेशन में बहुत हद तक चले गए। अच्छा, अब ऐसे लोगों को क्या कहना चाहिए या ऐसे लोगों की कैसे हम इस्लाह कर सकते हैं जो डिप्रेशन में चले गए हैं, जो वो डायरेक्शन लेस हैं लोग। उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है, उनको मेंटोरिंग की ज़रूरत है, उनको कोचिंग की ज़रूरत है, उनको एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो उनको पकड़े और समझाए कि आप और वो समझना चाहें। तो ऐसे इंसानों को मैं ये कहूँगा, तो ऐसा होता है ना कि ऐसे लोग जो होते हैं वो अपनी ज़िंदगी से उकताए होते हैं और चिड़चिड़े से हो जाते हैं, किसी से बात करना ही नहीं मुनासिब समझते ऐसे। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे हैं। मैं क्योंकि मार्केट में अभी मैंने एक सेशन किया, उसमें मेरे साथ मदर्स थी, तो जब मैं उनसे डिस्कशन कर रहा तो सबकी आंखों में आंसू थे। तो आंसू आना इस बात की निशानदेही करता है कि हर इंसान दुखी है। बस आपने उसकी दुखती रग को पकड़ना है और देखना है कि वाकई उस पॉइंट पे वो दुखी है। तो मुझे तो लगता है कि हर इंसान दुखी है। तो ऐसे इंसान जो यूजलेस हो चुके हैं, जो अपनी डायरेक्शन लेस हो चुके हैं, जो जिनकी उनको मुझे ये लगता है कि उनके साथ काम करके उनको किसी ने गाइड नहीं किया, उनको किसी ने मेंटोर नहीं किया। उनकी सलाह कैसे कर सकते हैं हम जैसे लोग जो भी इस सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना चाहता है? मैं कहता हूँ कि अगर आप इस सोसाइटी में कुछ देना चाहते हैं उन लोगों के दर्द कम करें। हो सकता है अपनी बातों से कम कर सकें, हो सकता है आप गाइडलाइंस से कम कर सकें। आप जिस वे में भी, जो आपके पास पोटेंशियल है, जो आपके पास स्किल है, आप वो स्किल के ज़रिए उनके उस दर्द को। अब मैंने क्या किया, मैंने उनके साथ 1 घंटे का सेशन किया। अब सेशन के बाद आंसू आ गए, उनका बोझ हल्का हो गया, उन्होंने आके मुझसे अपनी फीलिंग मतलब शेयर कर दी। तो मैंने क्या किया, मेरे पास एक स्किल थी, मैंने स्किल को यूटिलाइज़ किया, उन तक पहुंचा दी। उस स्किल ने क्या किया, थोड़ा सा डिप्रेशन लेवल कम कर दिया। उसके बाद मैंने उन्हें क्या ऑफ़र कर दिया कि आप ना जब आपके पास कोई इशू आए, आपने डायरेक्टली मुझे करना है। मैं एक पर्सन अगर 50, 100, 200, 1000, 10,000 को कर सकता हूँ इंस्पायर उनकी ज़िंदगियों में एडिशन, तो मुझे ऐसे अगर 10 हो जाए तो क्या करें, 1 लाख, और अगर 20 हो जाए तो कितने। तो ऐसे ये मल्टीप्लाई चीज़ें होती जाएंगी। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को मार्केट में आना चाहिए, मुफाद से परे होके, मुफाद से ऊपर उठ के। और हमारे सोसाइटी में जो डिप्रेशन रेट हर रोज़ बढ़ता जा रहा है, हर रोज़ बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे लोगों से मिलें, उनसे बात करें, उनको इंस्पायर करें, उनको ज़िंदगी में जीने का, हम ज़िंदगी काट रहे हैं, जी नहीं रहे, तो उनको ज़िंदगी जीने के गुर सिखाएं। और इस हाल में अभी इस कमरे में बैठ के भी मैं खुश हो सकता हूँ, इसी ज़िंदगी के अंदर खुश हो सकता हूँ और बहुत खुश हो सकता हूँ, और मैं एक बहुत बड़े महल में भी डिप्रेस्ड हो सकता हूँ। तो हमें ये उनके अंदर ये डालना है कि इसी ज़िंदगी में, इसी हालत में हम खुश रह सकते हैं। खुशी एयर कैफियत का नाम है, बाहर की कैफियत का नाम नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि हमें अपना 100% देना चाहिए, और जब हम देंगे तो लोगों की ज़िंदगी में आसानी आएगी। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे तरीके से मुझे समझाया। उम्मीद है लोगों को भी बड़े अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और कुछ लोग तो बस इसी चीज़ों की वजह से ना अपने आप में से निकलते ही नहीं हैं, सोचते हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते। उनके लिए यही है कि अपने आप को डिप्रेशन से निकालें, इन चीज़ों से निकालें। और बेसिक आजकल की जो ख़वातीन हैं, जो मैरिड हैं, जिनके बच्चे होते हैं, वो अपने बच्चों को मोटिवेट नहीं कर पाती, उनको सिखा नहीं पाती। उन पे फैमिली का प्रेशर होता है, ससुराल का प्रेशर होता है, फिर मायके का प्रेशर होता है, फिर लोगों का भी होता है। तो उनके हवाले से आप कुछ मोटिवेट कर दें, जो घरेलू ख़वातीन होती हैं वो देख रही हैं अगर, तो उनके लिए आप कुछ बता दें। अच्छा, जब हम किसी भी रिलेशनशिप में देखते हैं तो हमें उसके एक सेगमेंट को नहीं देखना पड़ता। जब हम घरेलू लाइफ में देखते हैं तो हमें शौहर की भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, हमें उसके जो दाएं बाएं लोग उनके साथ अटैच हैं उनकी भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उस जो औरत है, जो वाइफ है, उसकी भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और इन्हीं के बच्चों की भी ट्रेनिंग। जब ये एक ट्रायंगल बनता है जिसमें एक तरफ से औरत आती है, दूसरी तरफ से उनके साथ अटैचमेंट लोग आते हैं, शौहर आता है, जब ये ट्रायंगल तीनों साइड्स पे इनको ट्रेन किया जाता है, इनको समझाया जाता है, इनको गाइड किया जाता है, तो फिर मेरे ख्याल में एक
एटमॉस्फेयर जो होता है वो चेंज होता है। अगर सिर्फ तस्वीर का एक रुख देख के हम सिर्फ औरत को कहें आप ये कर लो, आप वो कर लो, तो वो कहे आपको क्या पता, आपको मेरी ग्राउंड रियलिटी का पता ही नहीं, आपको मेरी सास का पता ही नहीं, आपको मेरे शौहर का पता ही नहीं, आपको मेरे बच्चे का पता ही नहीं, आपको इस घर के इन्वायरमेंट का ही पता नहीं, तो आप क्यों मुझे समझाने हैं। हमारा सारा फोकस लेक्चर झाड़ने पे हो जाता है। मैं कहता हूँ आपने किसी की ज़िंदगी चेंज करनी है तो उसके ऊपर लेक्चर झाड़ना नहीं है, उसके अंदर से बुलवाएं और बुलवाने के बाद देखें कि गैप क्या आ रहा है। क्या गैप शौहर की तरफ से आ रहा है, क्या गैप उस फैमिली की तरफ से आ रहा है, या गैप उस औरत की तरफ से आ रहा है। उस गैप को आइडेंटिफाई करते हुए उसका सलूशन दे। इसी का नाम कोचिंग है, इसी का नाम मेंटोरिंग है और इसी का नाम एक मुरब्बी होना है। हम लेक्चर के ज़रिए किसी की ज़िंदगी इंस्पायर नहीं कर सकते, हम उनके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके वो अंदर से निकाल के कि हो सकता है कि वो खुद अपनी लाइफ में अपनी थॉट्स में स्टक हो भी हो सकता है जेन्युइन प्रॉब्लम हो। देखें, हो सकता है बिलीफ सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकता है रियलिटी बेस्ड प्रॉब्लम हो। मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि उसका बिलीफ है या रियलिटी है। एक जख्म है तो वो रियलिटी है, लेकिन एक जख्म मैं फर्ज कर रहा हूँ वो ये बिलीफ सिस्टम है। अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि उसका बिलीफ सिस्टम है या रियलिटी है। अगर बिलीव है तो उसको मैं चेंज करूँगा, अगर रियलिटी है तो उसको मैं उस सिनेरियो को मैं बदलने की कोशिश करूँगा। जी, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती टाइम दिया और आप अपनी तरफ से कुछ अगर बताना चाह रहे हैं पब्लिक को, लोगों को, जिनसे उनको कुछ अच्छी चीज़ अचीव करने को मिले, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे चैनल के लिए। जी, मेरा आखिरी मैसेज यही है कि अगर आपकी ज़िंदगी में एक फेलियर आए या 1000, इवन के 1 लाख, और अगर एक इंसान आपको रोकने आए, 1 लाख या 10 लाख रोकने आए, अपने रास्ते में नेवर एवर गिव अप एट एनी कॉस्ट। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने इनकी सारी गुफ्तगू सुनी और बहुत मज़ा आया इनसे बात करके, इनका इंटरव्यू करने के बाद। उम्मीद है आपको मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।